एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये बूढ़ा इंसान जैम को चखता है और बोलता है ये जैम सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और तब दद्दू बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, ये होममेड लिंगनबेरी जैम्स है। मुझे कहा गया था कि अगर इस जैम को कोई पसंद करता है तो मैं उसकी फ़ोटो उसे दिखा दूँ। ये है वो इंसान जिसने ये जैम बनाया है। इसका नाम मिस्टर कॉनरेड है। साउथ की तरफ एक जगह है जहाँ पे लिंगनबेरीज उगती हैं। उस जगह को कॉनरेड ने खरीद लिया है। तब ये बूढ़ा इंसान बोलता है उसके जैम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, सब लोगों की ये पसंद आएगा। इसके बाद दद्दू बोलते हैं कॉनरेड बहुत अच्छा इंसान है और मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। उसी का आइडिया था कि मैं उसकी फोटो दिखाऊं ताकि उसके सेल्स बढ़ सके। अगर किसी को खरीदने हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि किससे ये चीज़ खरीदनी चाहिए। इसके बाद ये बूढ़ा थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, लगता है मुझे ये खरीदने के लिए फिर से वापस आना होगा। इसके बाद दद्दू बोलते हैं कि उसे यह बात सुन के बहुत खुशी होगी और हम देखते हैं जंगल के अंदर कॉनरेड मरा पड़ा होता है। घंटा खुश होगा ये। इसके बाद हम लोंगे और ग्रिमर को देखते हैं। ग्रिमर बोलता है इस शान से शहर के ऊपर अटैक होने वाला है और तब लोंगे बोलते हैं नहीं, इसके और भी तरीके हैं। एक गन से पूरी शहर को तबाह किया जा सकता है। जयपुर स्टेट में 1998 में वहाँ पे कुछ सीरियल किलिंग हो रही थी। लोगों को ऐसा शक हुआ कि उनके पड़ोसी ही लोगों को मार रहे हैं। वहाँ पे एक हवा फैल गया, सब लोग डरने लगे, लोग एक दूसरे से डरने लगे। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बंदा पगला गया, उसने अपने पड़ोसी को गोली मार दिया और उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं रुका। जंगल में आग जैसे फैल जाती है, ये बिल्कुल वैसे ही फैल गया। वहाँ पे जिसके पास जो हथियार था उसकी मदद से लोग एक दूसरे को मारने लगे और वहाँ पे जितने लोग थे सबके सब मारे गए, कोई नहीं बचा। इसके बाद ग्रिमर बोलता है क्या यहाँ पे भी यही होने वाला है? ये सब शुरू होने से पहले ही हमें रोकना होगा। और तब लोंगे बोलते हैं ये शुरू हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं विम को वही बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। ये बच्चे बोलते हैं जितने भी पैसे हैं मुझे दे दे, लेकिन विम नहीं मानता और ये बच्चे उससे पैसे छीन लेते हैं और बोलते हैं तो इन पैसों से अपने बाप के लिए दारू खरीदने वाला है। ज़्यादा दारू पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हम तो तेरा भला कर रहे हैं। और इसके बाद ये बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। विम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी विम के पास कोई आता है और बोलता है बच्चे तू इनसे नफरत करता है ना, तुझे नफरत है ना इन सब से, तो इन सबको मारना चाहता है ना। इसके बाद हम हैनिंग और फ्रांका को देखते हैं। फ्रांका बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? हैनिंग बोलता है मैं कॉनरेड से बातें करने के लिए जा रहा हूँ। फ्रांका बोलती है क्या बातें करोगे तुम उससे? और इसके बाद हैनिंग बोलता है क्या तुमने देखा नहीं, राल्फ और उसके कस्टमर हमें घूर घूर के देख रहे थे। तब फ्रांका बोलती है क्योंकि हम पहली बार के लिए एक साथ घूमने के लिए आए हैं। इसके बाद हैनिंग बोलता है अगर उन्हें पता लगेगा कि हमारे पास 20 मिलियन की लॉटरी लगी है तो पता नहीं वो क्या करेंगे, इसीलिए डर डर के जीने से बेहतर है कि मैं कॉनरेड से जाके बातें कर लूं। तब फ्रांका बोलता है अगर उसे इसके बारे में पता होगा तो तुम क्या करोगे? हैनिंग बोलता है मैं उसे पैसे दूंगा और उसका मुंह बंद करवा दूंगा। फ्रांका बोलती है अगर वो और भी ज्यादा लालची हो गया और वो तुम्हें बार बार पैसे मांगेगा तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तब तुम? और इसके बाद हैनिंग बोलता है मुझे नहीं पता। इसके बाद ये मियाँ बीवी आगे बढ़ने लगते हैं। हैनिंग बोलता है इसी जगह पे तो वो लिंगनबेरी कलेक्ट करने के लिए आया करता था ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, कहाँ होगा वो? इसके बाद फ्रांका बोलती कॉनरेड बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ पैसों के लिए ऐसा करेगा, है ना हनी? लेकिन हैनिंग कुछ नहीं बोल रहा होता, वो कुछ देख के बहुत हैरान होता है। फ्रांका इसके पास जाती है और वहाँ पे वो कॉनरेड की डेथ बॉडी देखती है, जिसको देख के फ्रांका घबरा जाती है और बोलती है ये तुमने क्या कर दिया? और तब हैनिंग बोलता है कि नहीं मैंने इसे नहीं मारा। फ्रांका बोलती है मुझे भरोसा नहीं होता कि तुमने ये सब किया। और तब हैनिंग बोलता है ये बकवास करना बंद करो, मैंने इसे नहीं मारा। फ्रांका बोलती है तो फिर इसे किसने मारा? और हैनिंग बोलता है मुझे क्या पता, जब से मैंने बंदूक खरीदी है तब से मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया है। और वो अपनी बंदूक दिखाता है, लेकिन फ्रांका डर जाती है, उसे लगता है कि ये इसे भी गोली मारने वाला है, वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं लुडविक को, ये अपना रोजाना काम कर रहा होता है, सिर्फ भूखे जा रहा होता है। लोग इससे परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन लुडविक का भूखना बंद नहीं होता। पूरे शहर के अंदर इस कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसके बाद हम सॉसेज गर्ल को देखते हैं जो बहुत खुश होती है। ग्रिमर इसके पास आता है और बोलता है क्या बात है, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? और ये बोलती है आखिरकार मेरे सपनों का राजकुमार यहाँ पे पहुंच गया, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। ग्रिमर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेवड़े को। बेवड़ा बोल रहा होता है दारू दारू दारू, जो नहीं पिएगा उसको मारू, दारू दारू दारू। साले सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बूढ़े कपल भी होते हैं। इसके बाद बेवड़ा बोलता है कोई तो दारू दो रे, दारू पिलाओ रे मेरे को, दारू पिलाओ। इसके बाद हम देखते हैं ये बूढ़ा खड़ा हो जाता है, इसके हाथों में गन होती है। ये गन देता है बेवड़े को और बोलता है क्या तुम इसे नहीं चाहते? तुम्हारे बेटे ने तो एक रख लिया, यानी कि असली में ये साला बुढ़ऊ ये विलन है। इसके बाद हम लूंगे को देखते हैं जिसे एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद
कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो जाती है, यानी कि किसी ने लुडविक को लुढ़का दिया। इसके बाद हम प्राग का सीन देखते हैं जहाँ पे लिप्स्की अपना पपेट शो कर रहा होता है। लोग इसके शो से बहुत खुश होते हैं, सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, इसके लिए तालियां मारते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेनमा पहुंच जाता है और बोलता है, मिस्टर लिप्स्की, तुम फ्रांस बोनापार्टा के बेटे हो, है ना? तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं? मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे जल्दी करना होगा वरना बहुत कुछ भयानक घट सकता है। लिप्स्की, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कहाँ पे हैं? लेकिन लिप्स्की कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद टेनमा उस डॉल को देखते हैं और बोलते हैं, ये डॉल तुमने नीना के ऊपर बनाई है ना? नीना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, उसी ने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे। इसके बाद टेनमा एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं नीना बेड में सो रही होती है और बोलती है, मैं कितने दिनों से यहाँ पे ऐसी पड़ी हूँ। और तब टेनमा बोलते हैं, उसकी परवाह मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम करो। इसके बाद नीना बोलती है, मुझे पता है तुम मेरा ध्यान रख रहे थे, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके बाद टेनमा बोलता है, बहुत जल्दी यहाँ पे डॉक्टर रिचमैन और डीटर पहुंच जाएंगे। इसके बाद नीना बोलती है, और तुम्हारा क्या होगा? टेनमा बोलता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नीना बोलती है, कहाँ पे? टेनमा बोलता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद नीना बोलती है, तुम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? इसके बाद टेनमा बोलता है, हाँ, प्राग में सीक्रेट पुलिस और जनरल वुल्फ के लोगों से मुझे काफी कुछ पता लगा है फ्रांस बोनापार्टा के बारे में। वो एक जर्मन बॉर्न चेकोस्लोवेकियन इंसान है और शायद फ्रांस बोनापार्टा उसका एक फेक नाम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर जर्मन चेकोस्लोवेकियन अपने होमलैंड बोहेमिया चले गए थे, लेकिन इसकी फैमिली यहीं पर रह गई थी। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट के साथ इसका क्या रिश्ता था, लेकिन इसने एक लड़की से शादी की थी और इसका एक बेटा भी था। 1960 में इसका बेटा भी बुक रीडिंग सेशन का एक हिस्सा था, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। पीटर चैपेक ने आखिरी बार कहा था कि फ्रांस बोनापार्टा का बेटा प्राग में रहता है। मेरे पास कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, ये 1960 में जब पहली बार बुक रीडिंग सेशन हुआ था तब की फोटोज है। ये जो बच्चा है लेफ्ट की तरफ, और तब नीना बोलती है, ये काफी अलग सा बच्चा है, ये सुपीरियर बच्चा नहीं था, इसीलिए इसे सेमिनार से निकाल दिया गया। ये बच्चा बोनापार्टा का किसी काम का नहीं था, शायद इस बच्चे को मैं जानती हूँ जो प्राग में रहता है। इसके बाद टेनमा बोलता है, क्या इसे पता होगा कि बोनापार्टा कहाँ पर रहता है? और इसके बाद नीना बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास बस ये एक ही क्लू है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए वरना कुछ भयानक भी हो सकता है। इसके बाद टेनमा बोलता है, कुछ भयानक हो सकता है? और तब नीना बोलती है, हाँ मुझे पता है योहान क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता है। टेनमा बोलता है, क्या करना चाहता है वो? इसके बाद नीना बोलती है, वो परफेक्ट सुसाइड करना चाहता है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बहुत सारे मासूम लोग मर जाएंगे। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं। टेनमा बोलते हैं, तुम्हारे बुक शेल्फ के ऊपर फ्रांस बोनापार्टा और उसके पेन नेम से लिखे हुए बहुत सारी किताबें हैं, मैंने इन सबको पढ़ा है। जितनी बार भी मैं इन्हें पढ़ता हूँ मुझे एक बात बार बार नोटिस में आती है, जितने भी उनके पेन नेम्स हैं वो सब चेकोस्लोवेकियन नेम्स हैं, यहाँ तक फ्रांस बोनापार्टा भी। लेकिन प्रॉब्लम है क्लाउस पोपे के साथ, ये एक जर्मन नेम है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा का असली नाम क्लाउस पोपे हो। इसके बाद लिप्स्की बोलता है, एक डिटेक्टिव आया था जिसने इसी तरीके से मेरे पापा का असली नाम बता दिया था, उसका नाम लुंगे था, बीके से। इसके बाद टेनमा बोलता है, लुंगे यहाँ पे आया था? और तब लिप्स्की बोलता है, हाँ 2 हफ्ते पहले वो जा चुका है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, उन्होंने भी ये पता लगा लिया था? और तब लिप्स्की बोलता है, नहीं, एक तरह से वो खुद वो इंसान ही बन गए थे। उन्होंने कहा, मैं क्लाउस पोपे हूँ, मेरे पास जाने के लिए घर नहीं है, मैं अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए अपने होमलैंड चला जाऊंगा। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, जर्मन चेकोस्लोवेकियन ने अपने होमलैंड गंवा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके एंसेस्टर कहाँ पे रहते हैं? जर्मनी में। इसके बाद लिप्स्की बोलता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, पापा ने एक बार उनसे कहा था कि उनका गांव साउथ जर्मनी के बहुत सारे पहाड़ों के अंदर था। 3-4 साल पहले मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला था जिसके ऊपर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, उसके ऊपर एक ड्राइंग थी जो शायद उनकी होमलैंड की ड्राइंग थी, उसके ऊपर सिग्नेचर था केपी, वो मेरे किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैंने उसे लुंगे को दे दिया। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, केपी क्लाउस पोपे। और तब लिप्स्की बोलता है, बस मुझे इतना ही पता था, क्या मेरे पापा मरने वाले हैं? और तब टेनमा बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद लिप्स्की बोलता है, क्या नीना सेफ है? इस डॉल को मैं एक हैप्पी एंडिंग देना चाहता हूँ, प्लीज उसे बचा लेना। इसके बाद टेनमा एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे टेनमा बोलता है, क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है? और तब नीना बोलती है, योहान फिर से वो सब कुछ करने वाला है, वो उन्हीं घटनाओं को फिर से दोहराने वाला है। 511 किंडरहाइम रेड रोज मैंशन के अंदर जो हत्याकांड हुई थी वो फिर से वैसा ही कुछ करने की कोशिश करेगा। टेनमा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें जिंदा वापस लौटना होगा,
तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें भी जिंदा वापस लौटना होगा। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा यहाँ से निकल जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। इसके बाद हम बेवड़े को देखते हैं जो बोलता है, दारू, मेरे को दारू पिलाओ रे, दारू लाओ रे, और ये अपनी बंदूक को देखने लगता है। इसके बाद हम उन्हीं कपल को देखते हैं। फ्रांका बोलती है, क्या हो रहा है, क्या पुलिस को पता लग गया कि कॉनराड की बॉडी कहाँ पे है? और तब हेनिंग बोलता है कि नहीं, उनके हिसाब से वो अभी भी गायब है। इसके बाद फ्रांका बोलती है, मुझे पता था, हमें जंगल में कॉनराड की बॉडी को छुपाना नहीं चाहिए था, हमें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। इसके बाद हेनिंग बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें भी लगा था कि उसे मैंने मारा है, ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम लॉटरी में डूबी हुई थी, तुम्हें उसको खेलने का बहुत शौक था। इसके बाद फ्रांका बोलती है, लेकिन बंदूक तुम लेके आए हो। इसके बाद हम ग्रिमर को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन में होता है। तब एक बंदा बोलता है, चाहे तुम यहाँ पे कितना इंतजार क्यों ना कर लो, लेकिन ट्रेन नहीं आने वाली है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से ट्रेन की पटरी में पानी जम चुका है और यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है, यानी कि र्यूहेनहाइम में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। इसके बाद टेनमा एक बंदे के पास जाता है और बोलता है, क्लाउस पोपे, क्या तुम इसे जानते हो? वो बंदा बोलता है, जैकब फाराबेक, एमिल शर्बे, ये सब एक ही इंसान का नाम है। जब तुम मेरे जितने बुक्स पढ़ लोगे तब तुम आसानी से इनको पहचान लोगे। मुझे नहीं पता कि उसने इतने सारे पेन नेम क्यों रखे हैं, लेकिन उसके पिक्चर बुक्स अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। बहुत सारे बुक होते हैं जिसका कंटेंट डार्क होता है, लेकिन उसके बुक्स काफ़ी अलग होते हैं। इसके बाद टेनमा बोलता है, अलग होता है कैसे? और ये बंदा बोलता है, उसके बुक के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत होती है। एक और बात, हाँ, ये हेलमेट वोस का पिक्चर बुक है, ये 1989 में रिलीज हुआ था। बहुत कम ही प्रिंट इसके थे, इसीलिए बहुत कम बुक्स इसके अवेलेबल हैं, लेकिन इसको भी क्लाउस पोपे ने लिखा है। तब टेनमा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? और ये बंदा बोलता है, बस देख के ही मुझे पता लग गया था। एक इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसका आर्ट स्टाइल नहीं बदल सकता। इसका कंटेंट काफी अलग है। एक बार एक चोर एक शहर के अंदर जाता है जो शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां पे वो प्लान बनाता है कि वो वहां के लोगों को लूटेगा, उनका सारा सामान चोरी कर लेगा। लेकिन जब वो उन लोगों के साथ रहता है तब वो चोरी करना भूल जाता है और वो उन लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसका टाइटल है द रेस्टफुल होम। पोपे की बुक्स पढ़ने के बाद जो डिस्टर्बिंग फीलिंग्स आती है, इसको पढ़ने के बाद वो सब गायब हो जाती है, लेकिन इसका आर्ट बहुत बुरा है। ये काफी अजीब बात है ना, जब उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो गया तब उसका आर्ट बहुत खराब हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने मकसद से भटक गया हो। इसके बाद टेनमा सोचने लगता है, रेस्टफुल होम, एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ पहाड़ हों। और इसे लिप्स्की की बातें भी याद आती है जिसने कहा होता है कि चारों तरफ पहाड़ वाले शहर के अंदर वो रहा करता था। इसके बाद टेनमा बोलता है, साउथ जर्मनी के तुम्हारे पास कोई मैप है क्या? इसके बाद टेनमा मैप के अंदर उस जगह को ढूंढ लेता है जिसे इसे ढूंढना चाहिए था, और वो होता है र्यूहेनहाइम। इसके बाद हम देखते हैं र्यूहेनहाइम में बहुत बारिश हो रही होती है। होटल बस्टक के अंदर एक पुलिस वाला जाता है और बोलता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तब दद्दू बोलते हैं, क्या तुम्हें कॉनराड मिला? और इसके बाद ये पुलिस वाला बोलता है, नहीं, पता नहीं वो कहाँ पे है, मेरे दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश में बहुत मुश्किल हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ आ चुका है जिसकी वजह से रेलवे और रोड्स काम नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त सच में परेशानी में होंगे, पता नहीं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। नॉर्मली ये शहर बहुत शांत रहता है। पहले कॉनराड गायब हो गया, उसके बाद हिलमैन के कुत्ते को किसी ने गोली मार दिया। मिसेस हिलमैन बहुत दुखी है, वो अपने बेड से उठ तक नहीं पा रही है। इसके बाद दद्दू बोलते हैं, कैमनर के ऊपर भी कल रात अटैक हुआ था, उसकी कंडीशन काफी खराब है। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है, पता नहीं ये अटैक किसने किया, लेकिन अगर कैमनर की मौत हो जाती है तो ये इस शहर का पहला मर्डर केस होगा। बारिश की वजह से हम बैकअप नहीं बुला पा रहे हैं, हम इतने कम लोग हैं, आखिरकार हम क्या कर सकते हैं? ये जरूर बाहर के लोगों का काम होगा। इस शहर के अंदर पहले कभी क्राइम नहीं हुआ करते थे, ये जरूर बाहर के लोगों का काम होगा। तभी यहाँ पे वो बूढ़े कपल आ जाते हैं और बोलते हैं, हम ही तो बाहर के लोग हैं। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बाद ये बूढ़ा बोलता है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए व्हीलचेयर में मैं घूमने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन इसके पैर में कीचड़ लगी होती है, जिसे इंस्पेक्टर लूंगे देख लेते हैं। इसके बाद ये पुलिस वाला यहाँ से निकल जाता है ताकि अपने दोस्तों को ढूंढ पाए और एक और बार चेक कर पाए। इसके बाद इंस्पेक्टर लूंगे इस बूढ़े के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे पति के पैर में कीचड़ लगा है, ऐसा लगता है जैसे ये बारिश में घूम रहे थे। इसके बाद लूंगे कॉल करने के लिए जाते हैं, ये कॉल करते हैं और तभी इन बूढ़ों की फट जाती है। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो बेवड़े को देखता है और सोचने लगता है, ये बेवड़ा कहीं इसी ने तो ये सब नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, इस बेवड़े में इतनी हिम्मत नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद आगे ये देखता है एक गाड़ी रुकी होती है, ये बोलता है, क्या बात है,
क्या तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो चुका है? क्या तुम्हें किसी मैकेनिक की जरूरत है? क्या मैं कॉल कर दूं? लेकिन तभी सामने वाला बंदा बंदूक उठा लेता है और इसको गोली मार देता है। लुंगी की बातें सुन के अगर नहीं हंसता और बैकअप बुला लेता तो जिंदा होता। इसके बाद ग्रिमर इस गन की आवाज को सुन पाता है। आगे हम देखते हैं लुंगी का फोन कनेक्ट नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली फोन का लाइन कट कर दिया होगा, जैसे कि पुरानी सीरियल में होता है, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद ग्रिमर बोलता है शायद हम ये सब अब नहीं रोक सकते। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा कमाल सा धांसू सा लिख देना जिसको पढ़ के एकदम दिल खुश हो जाए। और अगर तुम इसके आगे के एपिसोड जल्द से जल्द चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, वरना तुमको रूहेनहाइम ले जाएंगे।